नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, रोज नया सुबह 7 बजे आपके पास में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो आपकी यूट्यूब पे आ जाता है और जो नए प्रिपरेटिव एग्जाम आ रहे हैं उनकी तैयारी में आपके लिए जो है वो बहुत बेनिफिशियल है। आई होप आप इस टीएनसी बुलेट सीरीज को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और मेरी आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है वो इनमें से पढ़ के आपके पास में क्वेश्चन सही होंगे और आपका सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित हो पाएगा। इसी कड़ी में हमारे पास में रोज एक नया टॉपिक जो है वो लेके आते हैं और आज हमारे पास में टॉपिक है दोस्तों रेस्पिरेशन। बहुत सारे बच्चों के जो है वो कमेंट आ रहे हैं कि सर ये जो है हमारे लिए बेनिफिशियल है। बिल्कुल दोस्तों, ये आपके लिए बेनिफिशियल हो इसीलिए जो है वो ये सीरीज बनाई गई थी और ये सीरीज 1-2 दिन नहीं चलेगी। मैं आपसे वादा कर रहा हूं दोस्तों कि ये पूरे 365 दिन चलेगी और नर्सिंग का ऐसा कोई जो है वो टॉपिक हम नहीं छोड़ेंगे जिसको टीएनसी बुलेट सीरीज में जो है वो कवर नहीं करेंगे। यानी कि हर एक टॉपिक से जो है वो हमारे पास में क्वेश्चन बन के आएगा, उसके बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज गेन करेंगे। छोटी क्लास है तो इस भूल में कभी भी मत रहना कि छोटी क्लास है इसलिए इंपॉर्टेंट चीजें इसमें डिस्कस नहीं की जाएगी। दोस्तों, कोई भी चीज जो है वो इसमें से छोड़ी नहीं जाएगी, इसीलिए जो है वो लिखने का कम काम और समझाने का जो है वो ज्यादा कार्य करते हैं। जो टॉपिक हार्ड होता है उसको बहुत इजी लैंग्वेज में पढ़ते हैं और जो टॉपिक इजी होता है जैसे आज का टॉपिक है तो इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन निकल के आते हैं उनको हम जो है वो स्पेशली देखेंगे। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जो क्वेश्चन आता है जिसमें से हमें पढ़ा नहीं है और उसमें से क्वेश्चन आता है उसमें से क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उस चीज का कभी दुख नहीं होता है। लेकिन जो टॉपिक इजी हो, हमारा पढ़ा हुआ भी हो और उसमें से अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाए ना तो उसका बड़ा ही जो है वो दुख होता है। तो दोस्तों, आज का हमारे पास में टॉपिक है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद उसकी मैकेनिज्म को जो है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आंसर की बात करें हम तो रेस्पिरेशन के अंदर जो है वो मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके टाइप पे जैसे कोशुमल रेस्पिरेशन क्या होता है, चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन क्या होता है, स्ट्राइडर क्या होता है, वीजिंग रेस्पिरेशन किसमें सुनने को देखने को मिलता है। तो बहुत सारे अलग अलग जो है वो रेस्पिरेटरी पैटर्न है जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और न सिर्फ डिस्कस करेंगे बल्कि उनको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो डिजीज वाइज जो है उनको समझेंगे। तो एक क्वेश्चन तो यहां से निकल के आता है। सेकेंड क्वेश्चन निकल के आता है दोस्तों कि जो हमारे पास में मेटाबॉलिज्म होती है उसमें हमारे पास में रेस्पिरेशन किस तरीके से जो है वो हेल्प करता है या एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जो है वो कितना जो है वो एटीपी का निर्माण होता है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिले तो कब क्रेब्स साइकिल चलता है, कब लैक्टिक एसिड चलता है, कब हमें पेन होता है, ये सारी चीजें जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे दोस्तों यानी कि इसके मैकेनिज्म कौन कौन सी होती है। रेस्पिरेशन में बहुत सारी मसल्स जो है वो काम में आती है जैसे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, डायफ्राम, बहुत सारी मसल्स होती है। लेकिन हमारे पास में देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट मसल्स जो है वो कौन सी होती है जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, तो वो होती है हमारे पास में डायफ्राम। ये भी एग्जाम में जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारी चीजें जो है 1 बाय 1 करके जो हम डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद में जो हम आगे बढ़ेंगे। इसी से फिर अलग आता है हमारे पास में पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, वो हम जो है वो अलग लेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे पास में रेस्पिरेशन के डेफिनेशन से लेके और फिर 1 बाय 1 करके जो है वो इसको डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास में आगे दोस्तों रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन जो है वो एक बायोलॉजिकली प्रोसेस है, ठीक है, जो कि जिसमें सेलुलर एक्टिविटी और मॉलिक्यूल्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। अब तक आपने देखा होगा या पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन का अंदर जाना और उसके बाद CO2 का बाहर निकालना, सिर्फ यही जो है वो हमारे पास में और जो है वो रेस्पिरेशन नहीं होता। बहुत सारी चीजें, गैसेज का एक्सरसाइज होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, मेटाबॉलिक रेस्पिरेशन होता है, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। तो कंप्लीट अगर डेफिनेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन जो है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस जो कि लिविंग सेल्स में होती है। ऑफ कोर्स लिविंग में होगी, नॉन लिविंग में जो है वो कभी भी रेस्पिरेशन की जो है प्रोसेस नहीं होती है और उसमें ऑक्सीजन और जो है ऑक्सीजन अंदर ली जाती है और CO2 जो है वो बाहर निकाली जाती है और उसके बाद में जो है वो बायोलॉजिकल रिएक्शन होता है जिससे एनर्जी बनती है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? रेस्पिरेशन कहते हैं। क्लियर है? तो 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। रेस्पिरेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, थ्रू विच लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम द फूड मॉलिक्यूल्स टू फ्यूल सेलुलर एक्टिविटी, यानी कि एनर्जी का फॉर्म करता है फूड मॉलिक्यूल से। फूड मॉलिक्यूल कौन से होते हैं दोस्तों? ग्लूकोज से होता है। यानी कि कोई जितनी भी हमारे पास में बॉडी की एक्टिविटी होती है दोस्तों, ठीक है, तो वो बॉडी की एक्टिविटी जो है वो 2 चीजों के लिए होता है। एक होता है हमारे पास में ग्लूकोज और एक होता है ऑक्सीजन। यानी कि सेल्स को काम करने के लिए, अपनी एनर्जी को जो है मेंटेन करने के लिए जो है वो 2 चीजें जरूरी होती है। कौन कौन सा? एक होता है ग्लूकोज और एक होता है ऑक्सीजन। ग्लूकोज से जो है वो फिर एटीपी का निर्माण होता है, तो उसकी 3 प्रोसेस है, ग्लाइकोलाइसिस है, एसिटाइल कोएंजाइम है और एटीपी है।
लेकिन इन सब प्रोसेस में जो है हमारे पास में ग्लाइकोलाइसिस जो है उसमें जो है वो हमारे पास में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बाकी आगे रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन यूं कह सकते हैं कि एटीपी के फॉर्म के लिए चाहे कोई सी स्टेज में भी हो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो होगी, लेकिन कोई सी भी स्टेज में हो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है। विदाउट ऑक्सीजन ग्लूकोज का जो है मेटाबॉलिज्म सही तरीके से हो ही नहीं पाता है, और अगर मेटाबॉलिज्म हो भी जाए तो उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट जो हो बेसिकली CO2 और यूरिया निकलता है, जो कि बॉडी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास में जो हो लैक्टिक एसिड बनेगा, जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। टेंशन मत करो, अभी 1 बाय 1 करके सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो ये तो हो गई रेस्पिरेशन की सिंपल। रेस्पिरेशन जो है वो एक बायोलॉजिकली प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में चलती है, जो कि एनर्जी का फॉर्म करता है फूड मॉलिक्यूल से और फिर सेलुलर एक्टिविटी को इन्वॉल्व करते हैं। इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गैसेज। इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है दोस्तों? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को हम लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो बाहर निकालते हैं। बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट। एनवायरमेंट से हम ऑक्सीजन लेते हैं और फिर बॉडी से जो है वो CO2 बाहर निकाल लेते हैं। And the biochemical reaction is convert energy stored in glucose into the unstable ATP। मैंने बताया था अभी कि ग्लूकोज को जो है वो कन्वर्ट किया जाता है किसमें? एटीपी के अंदर, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एक तरीके से जो है वो एनर्जी का मात्रक होता है। ठीक है, तो एटीपी जो है वो निर्माण होता है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जो है वो 36 या 38 एटीपी का निर्माण होता है। 36 भी सही है और 38 भी जो है वो सही है। अब ये 36 38 जो है वो कैसे आएगा, ये भी आगे जो है वो हमारे पास में आएगा। जब हम ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तो उसमें हमें देखने को मिलेगा। अच्छा, आंसर दोनों सही है। 36 भी हो सकता है, 38 भी हो सकता है, क्योंकि उसमें हमारे पास में जो है वो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में जो है वो स्किप हो सकती है। तो दोनों आंसर सही है। अगर आप ये कहोगे कि सर दोनों में से अगर अलग अलग जाए, कभी भी नहीं आएगा, जीते जिंदगी जो हो वो नहीं आएगा। या तो 36 दिया होगा या फिर 38 दिया होगा। अगर दोनों भी दिया आएगा तो इसी तरीके से आएगा, 36/38 एटीपी का जो है वो निर्माण होता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारे पास में मैकेनिज्म है जो कि आगे अभी आएगी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। अब तक आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि CO2 को O2 को जो है वो अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना जो है वो ही रेस्पिरेशन होता है। जी नहीं दोस्तों, वो रेस्पिरेशन नहीं होता। रेस्पिरेशन जो है वो 3 तरीके का होता है। कौन कौन सा? सबसे पहले होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये सारे रेस्पिरेशन के ही टाइप हैं, सबको मिला के ही रेस्पिरेशन जो है वो बोला जाएगा। सबसे पहले आ गया हमारे पास में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है वो क्या होता है? एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड, नाम से पता चला। तो इसमें क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है। O2 और CO2 का जो है वो एक्सचेंज होता है किनके बीच में? लंग्स और एनवायरमेंट के बीच में। एनवायरमेंट में हम ऑक्सीजन लेते हैं और लंग्स जो है वापस CO2 बाहर निकालते हैं। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने श्वास ली, सॉरी, ये हमारे पास में जो है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। ये बेसिकली जो है वो हमारे पास कौन करता है? लंग्स करता है। कुछ में गिल्स करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म या कुछ जीवों में जो है वो स्किन करती है। हमें सिर्फ ह्यूमन का याद रखना है। तो ये कार्य कौन करता है दोस्तों? लंग्स करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन लंग्स एंड एक्सटर्नल सरफेस। एक्सटर्नल सरफेस और लंग के बीच में ऑक्सीजन और CO2 का जो है वो गैसेज का एक्सचेंज होता है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है। इस अकर लाइक लंग्स, जो कि लंग्स करता है, गिल्स फिश करते हैं और बाकी बहुत सारे जो है वो जीव ऐसे होते हैं जो स्किन से करते हैं। सेकेंड आ जाता है हमारे पास में इंटरनल रेस्पिरेशन। नाम से पता चला इंटरनल रेस्पिरेशन किन किन के बीच में होता है? इंटरनल रेस्पिरेशन होता है दोस्तों, जैसे ये हमारे पास में जो है वो टिश्यू होगी, ठीक है, और ये हमारे पास में जो है वो ब्लड वेसल्स होगी। तो इस ब्लड वेसल से जो है वो ऑक्सीजन को जो है वो टिश्यू अंदर लेते हैं और CO2 को जो है वो बाहर निकालते हैं। तो ब्लड वेसल्स और टिश्यू के बीच में जो हमारे पास में रेस्पिरेशन हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? इंटरनल रेस्पिरेशन। भाई हमने जो श्वास ली लंग्स के अंदर चलेगी, लंग्स के जाने के बाद जो है वो ब्लड में मिक्स होगी। अब वो ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को लेके कहां जाएगा? आपको पता है हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को लेके जाता है। उस ऑक्सीजन को लेके कहां जाएगा? टिश्यू के पास में, क्योंकि मेन तो वहीं पे कार्य होना है ना, सेल और टिश्यू के पास में होना है। तो वो वहां तक लेके जाएगा। फिर CO2 तो जो है वो ले लेता है टिश्यू से और O2 जो है वो टिश्यू को दे देता है, यानी कि हमारे टिश्यू के अंदर हो रही है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों इंटरनल रेस्पिरेशन। डेफिनेशन की बात करें, एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, या हम ब्लड कैपिलरीज बोल सकते हैं या ब्लड वेसल्स बोल सकते हैं। गैसेज का जो है वो ब्लड वेसल्स और टिश्यू के बीच में जो एक्सचेंज होता है उसको हम बोलते हैं दोस्तों इंटरनल रेस्पिरेशन। उसके बाद आता है ऑक्सीजन डिलीवर्ड टू टिश्यू एंड CO2 प्रोडक्ट मेटाबॉलिज्म इज रिमूव्ड। CO2 दे दी जाती है और CO2 जो है वो ले ली जाती है। तीसरी चीज आ गई हमारे पास में सेलुलर रेस्पिरेशन। ये टर्म्स आपके पास में जो है वो नया होगा, नया तो नहीं है लेकिन बहुत कम पढ़ाया जाता है।
दोस्तों सेलुलर रेस्पिरेशन होता है बायोकेमिकल प्रोसेस होती है। आपने देखा होगा कि सेल्स जो है वो एटीपी किससे बनाती है, ग्लूकोज से बनाती है, और उसके लिए जो है वो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन यानी कि होता क्या है कि ये जैसे हमारे पास में कोई सेल है, ठीक है, ये हमारे पास में सेल है और इस सेल के अंदर बहुत सारे हैं, ठीक है ना, न्यूक्लियस भी है, देन गोल्जी अपरेटस भी है, देन माइटोकॉन्ड्रिया भी है, ठीक है। तो ये क्या करता है, सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारे पास में O2 है वो चली जाती है और जो ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज है वो चला जाता है। ग्लूकोज और O2 जो है वो अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद में ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस चलती है जो कि हमारे पास में साइटोप्लाज्म में चलती है। यहाँ पे 2-पायोरिक एसिड बनता है, अभी सारी चीज आ जाएगी। 2-पायोरिक एसिड बनता है, वो 2-पायोरिक एसिड फिर एसिटाइल कोएंजाइम जो है हमारे पास में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी सेल वॉल में जाता है, वहां पे जो है वो फिर आगे फर्दर जाता है। फर्दर जाने के बाद वहां पे एटीपी का निर्माण होता है। तो ये जो प्रोसेस हुई O2 और ये ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर जाना, अभी तक तो टिश्यू के अंदर था, सेल के अंदर जाना और वहां पे एटीपी का जो है वो फॉर्म करना, वो क्या कहलाता है दोस्तों, सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। डेफिनेशन की बात करें, बायोकेमिकल प्रोसेस इनसाइड द सेल, अभी तक तो हम सेल्स के अंदर घुसे ही नहीं थे, लेकिन अब आ गए सेल्स के अंदर, वेयर वहां पे ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर कन्वर्टेड इनटू एटीपी, ठीक है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो उससे एटीपी का निर्माण होता है और फिर CO2 का निर्माण होता है और O2 जो है वो कन्वर्ट होती है। इट टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ये कहां पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। हाँ, एक प्रोसेस, टोटल 3 प्रोसेस होती है जिसमें 2 प्रोसेस जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, एक प्रोसेस जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। ये चीज आपको जो है वो याद रखना। देखो, ये हो गया हमारे पास में इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये है हमारे पास में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसको बोला है दोस्तों, लंग्स और एनवायरनमेंट के बीच में जो गैस का एक्सचेंज होता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये देखो, CO2 बाहर निकाली जाती है और O2 अंदर ली जाती है, किस किस के बीच में, एनवायरमेंटल एंड लंग्स के बीच में। सेकंड आ जाता है हमारे पास में इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन किस किस के बीच में दोस्तों, हमारे पास में जो ब्लड सेल्स है या टिश्यू है उनके बीच में, और जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड और सेल्स के बीच में जो रेस्पिरेशन होता है उसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। ये आ गया हमारे पास में सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में जो है वो कंप्लीट सेल है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये फूड, और फूड यहाँ पे क्या आता है, ग्लूकोज, और ये हो गया हमारे पास में ऑक्सीजन। फूड और ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर जाते हैं, सेल के अंदर चले गए। सेल के अंदर जाने के बाद एक जो है वो हमारे पास में साइटोसोल्स के अंदर जो है प्रोसेस होती है। उसके बाद जो मेन प्रोसेस होती है वो कहां पे होती है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया ये अलग से स्ट्रक्चर बना दी, ये जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है वो जैसे हमारे पास में ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस जो है वो यहाँ पे खत्म हो गई है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस जो है यहाँ पे खत्म हो गई, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर देख रहे हो, ये है हमारे पास में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर है। बाकी सेल्स के टिश्यू को हटा दिया, बाकी सेल्स के ऑर्गेनल्स को हटा दिया है, ये हमारे पास में माइटोकॉन्ड्रिया। तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस तो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर होती है, जो कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो बाकी चीज अंदर जाती है, और बाकी चीजें जो है वो किसमें होती है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में होती है। क्रेब्स साइकिल चलता है और टोटल जो है वो 36 या 38 एटीपी का निर्माण होता है। कुल मिला के शॉर्टकट में मैं समझाऊं दोस्तों, ये हमारे पास में कोई सेल है, ठीक है, और ये हमारे पास में जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। बाकी ऑर्गेनल्स को नहीं दे रहा हूं। किसी भी सेल्स को एटीपी की या जिंदा रहने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। क्या होता है दोस्तों, O2 प्लस ग्लूकोज, ठीक है। अब ये O2 प्लस ग्लूकोज जो है वो कहां जाएगा, अंदर जाएगा। ये हमारे पास में जो है वो साइटोप्लाज्म है। सबसे पहले ग्लूकोज जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगा, वहां पे ग्लूकोज जो है वो किस में बदलेगा, ग्लूकोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फ्रूक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, ये प्रोसेस आपको पता है। और लास्ट में क्या बनता है दोस्तों, 2-पायरिक एसिड बनता है। यहीं पे मैं लिखता हूं 2-पायरिक एसिड बनता है, ठीक है। ये 2-पायरिक एसिड जो है वो किसमें जाता है हमारे पास में, ये जो हमारे पास में माइटोकॉन्ड्रिया की सेल वॉल है वहां पे जाता है। सेल वॉल के अंदर जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम में बदलता है। एसिटाइल कोएंजाइम के बाद में जो है वो किसमें बदलेगा, ये बाद में क्रेब्स साइकिल चलेगा, ठीक है। और ये जो हमारे पास में माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है तो ये इसकी जो इंटरनल सरफेस है, ठीक है, वहां पे जो है वो एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन, ETC। वहां पे जो है वो एटीपी का निर्माण होता है, क्लियर है। और टोटल 36 या 38 एटीपी का निर्माण होता है। और बाद में वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में CO2 और यूरिया बनता है, जो कि बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। वाटर भी बनता है, क्लियर। लेकिन अगर सपोज कीजिए ग्लूकोज वाले में जहां तक 2-पायरिक एसिड बनता है वहां तक तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन बाद में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मान के चलिए वहां पे ऑक्सीजन नहीं मिले, ठीक है, तो अगर वहां पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वहां पे जो है वो यूरिया न बन के वेस्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड, जिसको C4 साइकिल बोलते हैं। और ये लैक्टिक एसिड ही
जो है वो पेन कोज करता है। तभी तो आपने देखा होगा कि जब हाइपोक्सिया हो जाता है, चेस्ट के अंदर या कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, तो ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी, टिश्यू मेटाबॉलिज्म के रूप में लैक्टिक एसिड बनेगा, न कि यूरिया बनेगा, और वो लैक्टिक एसिड ही पेन कोज करवाता है। तभी तो कहते हैं ना चेस्ट पेन। हर एक चीज जो है वो दूसरी चीज से लिंकअप है। क्लियर है? अब उसके बाद में बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की जो है वो मैकेनिज्म कौन कौन सी होती है, मैकेनिज्म मतलब क्या क्या चीज होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन में आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है, कि इंस्पायरेशन के द्वारा जब हम गैस को अंदर लेते हैं और एक्सपायरेशन के द्वारा जो है गैस को जो है वो बाहर छोड़ा जाता है। मूवमेंट ऑफ एयर इन और आउटसाइड द लंग्स, लंग्स एयर को जो है वो अंदर लेना और एयर को बाहर छोड़ना, वो क्या कहलाता है दोस्तों, पल्मोनरी वेंटिलेशन कहलाता है। मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स इन्वॉल्व क्या प्रोसेस होती है, इनहेलेशन होता है एंड एक्सहेलेशन होता है। इनहेलेशन मतलब इंस्पायरेशन और एक्सहेलेशन मतलब एक्सपायरेशन, ये आपको बताइए कौन कौन करवाता है। इनहेलेशन के अंदर क्या होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन करता है जिसकी वजह से वो एब्डोमेन में जाता है, और हमारे पास में जो इंटरनल इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर जो रिब्स है, ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो रिब्स बाहर आती है। डायफ्राम नीचे जाएगा और रिब्स बाहर जाएगी तो गैस अंदर जाएगी। डायफ्राम जो है वो रिलैक्स होगा तो वापस थोरेसिक कैविटी में आता है। डायफ्राम यूं होता है, ठीक है, तो वापस रिलैक्स होगा तो वो ऊपर वापस थोरेसिक कैविटी में जाएगा एंड गैस बाहर निकल जाएगी। यह है पल्मोनरी वेंटिलेशन। से नेक्स्ट आता है गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज कैसे होता है दोस्तों, O2 जो है वो हमारे पास में हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड होती है, फिर वो टिश्यू तक जाती है, वहां से फिर CO2 को जो है वो लेके वापस आ जाता है। फटाफट बता रहा हूं, थोड़ी लंबी क्लास हो जाएगी इसलिए बता रहा हूं। 97% ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन ही कैरी करता है, ठीक है ना, बाकी 30% जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ CO2 वापस जो है वो आती है, ठीक है। मैक्सिमम ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर जाती है, ओनली 1.5%, 97.5% जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड होती है, बाकी 1 से 2% जो है वो ब्लड में, बाकी प्लाज्मा में मिक्स होकर फिर जाती है। वापस आते टाइम पे जो है ओनली 30% ही जो है वो CO2 हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड होती है, बाकी घुल के ही जो है वापस बाहर आती है। यहां पे 3 टर्म्स याद रखना, फिर से बता रहा हूं, वैसे तो मैंने बता दिया। ऑक्सीजन अगर हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड होती है इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन अगर CO2 जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड होता है उसको बोलते हैं कार्बिमिनो हीमोग्लोबिन। कार्बिमिनो, कार्बोमोनोऑक्साइड अगर जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड होती है इसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, उल्टा होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो एल्वेलर एक्शन, O2 डिफ्यूज फ्रॉम द एल्वेलाई इनटू द ब्लड, डिफ्यूज फ्रॉम द ब्लड एंड एल्वेलाई, ठीक है। टिश्यू एक्शन, O2 डिफ्यूज कर देते हैं ब्लड के अंदर जो है, और CO2 जो है वापस ब्लड के अंदर छोड़ दी जाती है। O2 ब्लड से जो है वो टिश्यू में चली जाती है और CO2 वापस आ जाती है। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। कैसे होता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड मोस्टली बाय द हीमोग्लोबिन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड बाय कार्बोनेट आयन बाउंड विद द हीमोग्लोबिन एंड डिसॉल्व इन द प्लाज्मा। 70% बाइकार्बोनेट आयंस के साथ बाउंड होकर आती है, 30% ओनली जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ, कुछ बची वो प्लाज्मा के साथ में। तो ये चीज ध्यान रखना, इससे काफी ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, जो मैंने आपको टर्म्स बताई। उसके बाद बताते हैं दोस्तों सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन मैंने आपको जो 3 स्टेज बताई थी, जो यहां पे मैंने आपको बताई थी ग्लाइकोलाइसिस वाली, वही तीनों चीज जो है वो यहां पे आ गई। कौन कौन सी है, 3 प्रोसेस होती है। पहली है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस मैंने आपको बता दिया था, ये बेसिकली साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, इसके अंदर सिर्फ 2 ATP का निर्माण होता है और इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये 3 लाइनें आपको याद रखना। अकर्स इन साइटोप्लाज्म, आपको बताया ग्लूकोज से बनता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज 1,6 डाइफॉस्फेट, ये सब चीजें आगे जो है वो चलती रहती है। फिर ग्लूकोज जो है वो किस में बदलता है, ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इन द 2 पायरिक एसिड, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया था, और यहां पे सिर्फ 2 ATP का जो है वो निर्माण होता है। उसके बाद आता है हमारे पास में नेक्स्ट क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल। क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम होता है सिट्रिक एसिड साइकिल या C3 साइकिल भी जो है उसको बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना। ये बेसिकली जो है वो कहां पे होता है दोस्तों, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में, जो कि मैंने आपको बताया था। इसमें क्या होता है कि पायरिक एसिड ब्रेकडाउन होता है, CO2 रिलीज होती है और वहां पे जो है वो NAD जो है वो FADH2 जो है वो एनर्जी बनती है। लास्ट प्रोसेस आते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। इट्स अकर इन द इंटरनल माइक्रोकोटियन मेम्ब्रेन, जो कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया। इसके अंदर जो है वो NAD, ADP और ATP का निर्माण जो है वो होता है, ठीक है। और फाइनली जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्टर के द्वारा जो है वो निर्माण होता है और वाटर का जो है वो निर्माण होता है। क्लियर। उसके बाद आता है टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन।
सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन को दो तरीके से बांटा गया है। कौन कौन सा? एरोबिक और एनारोबिक। ये आपको अच्छी तरीके से पता है। जहां पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं एरोबिक, और जहां पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती उसको बोलते हैं एनारोबिक। बहुत सारा हम माइक्रोबायोलॉजी में भी डिस्कस कर चुके हैं, एरोबिक बैक्टीरिया कौन सा होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया कौन सा होता है। तो जहां पे ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं एरोबिक, जिसमें हमें 36 या 30 ATP का निर्माण होता है। रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी, 36 से 38 एटीपी का निर्माण होता है, और CO2, वाटर और एटीपी जो है वो एंड प्रोडक्ट के रूप में लेते हैं। लास्ट आ गया हमारे पास में एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और इसमें सिर्फ 2 एटीपी का निर्माण होता है जो कि पायरिक एसिड के अंदर हुआ था। ठीक है, ये क्या करते हैं बेसिकली जो हो बैक्टीरिया करते हैं, और ये क्या करते हैं, लीडिंग द लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, जो कि मैंने आपको बता दिया था। क्लियर है? अब उसके बाद आता है कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। देखो, कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का कंट्रोल हो या और किसी चीज का कंट्रोल हो, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर का कंट्रोल हो, ऑलमोस्ट जितना भी, अगर आपको नहीं पता है तो आप सीधा सीधा जो है वो किस पे क्लिक करके आओगे, मेंडुला ओम्ब्लागेटा पे क्लिक करके आओगे। क्लियर है? रेस्पिरेटरी सेंटर हो या कार्डियोवैस्कुलर सेंटर हो, जितने भी सेंटर प्रेजेंट होते हैं वो ऑलमोस्ट कहां पे होते हैं, मेंडुला ओम्ब्लागेटा के अंदर। अगर पता नहीं हो तो हाँ, बहुत बार पूछा जाता है टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर कहां होता है, तो दोस्तों वो हाइपोथैलेमस के अंदर होता है। लेकिन अगर आपको याद रखना है कि टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर हाइपोथैलेमस के अंदर होता है, बाकी सेंटर कहां प्रेजेंट होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, मेटाबॉलिक सेंटर कहां प्रेजेंट होते हैं, नहीं पता है तो आप मेंडुला ओम्ब्लागेटा जो है वो करके आओगे, जो कि मिड पार्ट का जो है एक पार्ट होता है। न्यूरल रेगुलेशन की बात करें, कंट्रोल बाय द मेंडुला ओम्ब्लागेटा एंड पोन्स इन द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के अंदर जो है वो हमारे पास में मिड ब्रेन आता है, पोन्स आता है एंड मेंडुला ओम्ब्लागेटा, ये तीन चीजें मिलकर क्या होती है, मिड ब्रेन बनती है। ये तो आपको पता है, सेरेबिलम है, मिड ब्रेन है, सेरेबिलम है। ठीक है, ये तीन पार्ट होते हैं। तो जो हमारे पास में मिड ब्रेन है, ये जो आप पिंक कलर का देख रहे हो, ये है हमारे पास में मिड ब्रेन। क्लियर है? तो मिड ब्रेन के जो है वो तीन पार्ट होते हैं, सॉरी ब्रेन स्टेम के तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से? मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेंडुला ओम्ब्लागेटा। तो कार्डियोवैस्कुलर सेंटर या रेस्पिरेटरी सेंटर कहां होता है, मेंडुला ओम्ब्लागेटा या फिर पोन्स होता है। उसके बाद अगर हम केमिकल रेगुलेशन करें कि किस तरीके से हमारे पास में रेस्पिरेटरी रेट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कब बढ़ती है कब कम होती है, तो दोस्तों केमिकल रेगुलेशन जो है वो कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। कीमो रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होते हैं? ये कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं हमारे पास में आर्च ऑफ अरोटा पे या फिर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पे। ये देख रहे हो, आर्च ऑफ अरोटा पे या फिर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पे जो है वो कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। सिंपल भाषा में समझाता हूं, वैसे तो मैंने आपको जो है वो कार्डियोवैस्कुलर सेंटर से पढ़ाया था, तो वहां पे बहुत डिटेल से बताया था, बहुत लंबा क्लास होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, दो प्रकार के रिसेप्टर होते हैं, एक कीमो रिसेप्टर होता है, एक बेरो रिसेप्टर होते हैं। जैसे ये मान लो हमारे पास में पाइप है, सीधे शब्दों में बात करें, ये हमारे पास में आर्टरी है, कैरोटिड आर्टरी है या आर्च ऑफ अरोटा है, वहां पे दो प्रकार के रिसेप्टर प्रेजेंट है। कीमो रिसेप्टर क्या करते हैं दोस्तों, कीमो रिसेप्टर केमिकल फॉर्म को बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आर्च ऑफ अरोटा के अंदर ब्लड आया तो अगर उसके अंदर ऑक्सीजन सही है तो वो इंफॉर्मेशन केमिकल कीमो रिसेप्टर एक्टिवेटर होंगे, वो इंफॉर्मेशन क्या देंगे कि हाँ ठीक ठाक जो है वो आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ब्रेन को ये जो है अप्लाई देंगे। कार्डियोवैस्कुलर सेंटर भी जो है वो हमारे पास मेंडुला ओम्ब्लागेटा के अंदर है, और रेस्पिरेटरी सेंटर भी जो है वो मेंडुला ओम्ब्लागेटा के अंदर है। तो अगर लेकिन सपोज कीजिए वहां पे CO2 ज्यादा आ रही है, तो कीमो रिसेप्टर एक्टिवेटेड होकर क्या कहेंगे कि भाई साहब ब्लड के अंदर CO2 ज्यादा आ रही है, तो फिर उसके बाद रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगी और फिर जो है वो ऑक्सीजन ज्यादा अंदर ली जाएगी ताकि CO2 के लेवल को कम किया जा सके। ये होता है कीमो रिसेप्टर। एक होता है बेरो रिसेप्टर। बेरो रिसेप्टर इस प्रेशर को मेंटेन करते हैं, खासतौर से ब्लड प्रेशर में जो है वो मेंटेन किए जाते हैं। जैसे मान लो ये आर्टरी के अंदर जो है वो चिपकी हुई है, लचीली है, मतलब वो क्या कहेगा, बेरो रिसेप्टर की प्रेशर ढंग से नहीं है, तो कार्डियोवैस्कुलर सेंटर एक्टिवेटेड होगा, वो जल्दी से पंप करेगा और उस पाइप को फुला देगा, यानी कि ब्लड ज्यादा से ज्यादा ब्लड वेसल्स में भेजेगा। ये होता है बेरो रिसेप्टर। शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको डिटेल से बताई है, ठीक है ना। आई होप समझ में आएगी, नहीं आए तो आप कार्डियोवैस्कुलर सेंटर में जाके जो है वहां पे डिटेल से देख सकते हो। तो ये इस तरीके से केमो रिसेप्टर के द्वारा भी जो है वो मेंटेन किया जाता है। उसके बाद आता है फैक्टर अफेक्टिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में कौन कौन सी जो है वो फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पहला फिजिकल एक्टिविटी, आपको पता ही है, अगर हम ज्यादा काम करेंगे, दौड़ेंगे, कूदेंगे, भागेंगे, सीढ़ियां चढ़ेंगे, तो रेस्पिरेटरी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड, इंक्रीज रेस्पिरेटरी। नेक्स्ट आता है दोस्तों एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब जहां पे ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम होता है, ठीक है ना, या लो ऑक्सीजन लेवल होता है, वहां पे जो है वो हाई एल्टीट्यूड होता है, इंक्रीज रेस्पिरेशन होता है, जैसे आप पहाड़ों के ऊपर जो है वो देखते हो। नेक्स्ट डिजीज कंडीशन। डिजीज कंडीशन जैसे कि अस्थमा हुआ, COPD हुआ, इसमें जो है वो एक्सचेंज जो है वो गैस का इंपेयरमेंट होता है। नेक्स्ट केमिकल फैक्टर। केमिकल फैक्टर इन द सेंस कि इंक्रीज CO2 लेवल जो है वो रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज करती है और डिक्रीज CO2 लेवल जो है रेस्पिरेटरी रेट को डिक्रीज करती है। अगर CO2 लेवल हमारी बॉडी में डिक्रीज है तो रेस्पिरेशन धीरे धीरे होगा, अगर CO2 लेवल हमारी बॉडी में जो है वो इंक्रीज है तो जो है वो ज्यादा जो है वो रेस्पिरेशन होगा। देन क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ
दैट दिस ऑक्सीजन। रेस्पिरेटरी के बहुत सारी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, जैसे फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, हाइपोक्सिया, आपको बताइए लो ऑक्सीजन लेवल इन टिश्यू, हाइपोक्सिया लो लेवल इन ऑक्सीजन टिश्यू इन द ऑक्सीजन लेवल इन टिश्यू, और हाइपोक्सीमिया ऑक्सीजन लेवल जो है वो ब्लड के अंदर कम हो जाना। देन हाइपर कैप्निया, हाइपर मतलब अधिक, कैप्निया मतलब CO2, अगर एक्सेसिव CO2 हो जाती है इसको बोलते हैं हाइपर कैप्निया। देन एपनिया, एपनिया मतलब टेम्परेरी एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग या टेम्परेरी सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग नहीं हो रही है, बिल्कुल स्टॉप हो गई, उसको बोलते हैं एपनिया। नेक्स्ट आता है डिस्पनिया, डिस्पनिया डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। इनसे जो है वो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे थे, इसलिए यहां पे इंपॉर्टेंट लिख देता हूं। हाइपोक्सिया और हाइपोक्सीमिया, इन दोनों में डिफरेंस मत होना। हाइपोक्सिया मतलब लो लेवल ऑक्सीजन इन द टिश्यू, हाइपोक्सीमिया जिसके पीछे पिया है, मिया आ जाए, एनीमिया, थैलेसीमिया, वो सब क्या होता है दोस्तों, ब्लड होता है। उसके बाद ऑक्सीजन थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी पता ही है, हाइपोक्सिया कंडीशन में जो है वो ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। मैकेनिकल वेंटिलेशन आपको पता है, जब कंट्रोल खुद से जो है वो कोई कंट्रोल नहीं हो पाता, ये खुद से मेंटेन नहीं किया जाता, उसके बाद जो हम क्या करते हैं दोस्तों, एब्नॉर्मल हम रेस्पिरेटरी फेलियर में मैकेनिकल वेंटिलेशन देते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एब्नॉर्मल रेस्पिरेटरी साउंड, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। सबके बारे में जो है वो फटाफट एक्सप्लेनेशन दूंगा और फिर इस टॉपिक को जो है वो फिनिश कर देंगे। कौन कौन से एब्नॉर्मल जो है वो रेस्पिरेटरी साउंड होते हैं, सबसे पहला आता है दोस्तों रेल्स। रेल्स में क्या होता है दोस्तों, हमेशा इस तरीके से याद रखो कि जिस तरीके से हमने कोई पत्थर रख लिया और उसके ऊपर रस्सी बांधी, उस पत्थर को हम घुमाएंगे तो सुम 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 इस तरीके की जो आवाज आएगी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों रेल्स। स्मॉल क्रैकिंग साउंड, कुछ अपोजिट भी आ रहा है, यानी कि जब हवा को चीरता है वो पत्थर तो उसमें क्रैकिंग साउंड जैसा, बबलिंग जैसा साउंड सुनाई देता है, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, रेल्स। स्मॉल क्लिकिंग, बबलिंग, रेटिंग साउंड हार्ड व्हेन इनहेलेशन, ठीक है, जब ऐसे करें, ऐसे सांस लेंगे तो सूं जैसी आवाज आएगी, उसको हम बोलते हैं दोस्तों रेल्स। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों रोंकाई। रोंकाई कब सुनाई देती है दोस्तों, रोंकाई होती है जैसे फॉर एग्जांपल कि लो पिच साउंड होती है, किसी भी कोई सकरी जगह से कोई चीज निकाली जाए, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं दोस्तों रोंकाई। अच्छा, रोंकाई और वीजिंग साउंड में जो है वो ध्यान रखना, एक ही चीज ध्यान रखना, दोनों में क्लियर करवाता हूं। वीजिंग साउंड तो होती है हमारे पास में बिल्कुल नैरो सरफेस हो जाए, ठीक है, बिल्कुल नैरो सरफेस हो जाए, लंबे समय तक नैरो सरफेस हो जाए और उससे जो ऑक्सीजन आती है तो उसको हम बोलते हैं हाई पिच साउंड। और रोंकाई जो है वो लो पिच साउंड होती है। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल जैसे खर्राटे बनने वाली चीज नहीं होती, स्नोरिंग में क्या होता है, छोटा सा पार्ट जो है वो नैरो होता है, जैसे ऐसे नाक को बंद कर दें, तो स्नोरिंग वाली जो कंडीशन है लो पिच साउंड होती है, कंटिन्यूस साउंड होती है, और इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों में जो है वो सुनाई देती है। सांस लेते हैं तो भी खराटे, बाहर निकलते हैं तो भी खराटे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रोंकाई। लो पिच कंटिन्यूस साउंड रिसेंबल स्नोरिंग हर्ड ड्यूरिंग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ठीक है, ये होता है हमारे पास में रोंकाई। नेक्स्ट स्ट्राइडर। स्ट्राइडर क्या होता है दोस्तों, स्ट्राइडर होता है कि जब हम साउंड लेते हैं या कोई भी रेस्पिरेशन होता है तो अगर किसी चीज के अंदर, कोई पाइप के अंदर छोटा सा अंश रख दे, उसके अंदर से अगर हवा गुजारी जाएगी, उसको हम बोलते हैं स्ट्राइडर। जैसे आपने देखा होगा जो सीटी आती है, सीटी के अंदर क्या होता है, बीच में छोटा सा एक उभार नुमा संरचना होती है, उससे जब हवा पास होती है तो पी की आवाज आती है, तो वो हो गया हमारे पास में स्ट्राइडर। लाउड हाई पिच मसल्स हर्ड साउंड व्हेन ब्रीदिंग यूजुअली ए ब्लॉकेज ए विंड पाइप और थ्रोट। किसी भी विंड पाइप या थ्रोट के अंदर ब्लॉकेज हो जाता है, वो भी हमारे पास सीटी में क्या होता है, ब्लॉकेज ही है, ठीक है, उसकी वजह से जो है वो सुनाई देती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों वीजिंग साउंड। वीजिंग साउंड क्या होता है, कोई भी चीज पाथ में नैरो हो जाता है। रोंकाई और वीजिंग में मैंने डिफरेंस बता दिया था, उसमें भी हमारे पास में नैरो हो गया, लेकिन उसमें स्मॉल पार्ट हो रहा था और इसमें लंबा पार्ट हो रहा है, और यह हाई पिच साउंड होती है। रोंकाई जो है वो लो पिच साउंड होती है। ये बेसिकली जो है वो अस्थमा में सुनाई देती है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, अस्थमा में कौन सी साउंड सुनाई देते हैं, वीजिंग साउंड। हाई पिच साउंड हर्ड व्हेन एक्सहेलिंग यूजुअली ड्यू टू नैरो एयरवे, क्योंकि उसमें क्या होता है, ब्रोंकोस्पाज्म बनता है, ब्रोंकल जो है वो स्पाज्म होते हैं। नेक्स्ट होता है दोस्तों क्रैकल साउंड। क्रैकल साउंड क्या होता है दोस्तों, क्रैकल साउंड होता है दोस्तों कि कोई भी चीज खड़खड़ा की जो आवाज आती है उसको हम बोलते हैं क्रैकल साउंड, ठीक है, कोई भी चीज जो खड़ 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 की आवाज आती है, साइलेंसर हो गया, लीकेज हो गया, या कहीं से साइलेंसर फट गया तो मोबाइल की आवाज आएगी फट 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 फट, उस तरीके से क्रैकल साउंड। जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज टूट गई है, जैसे घड़ा टूट गया है, टूटने के बाद उसमें से कैसी साउंड आती है, उसको हम बोलते हैं क्रैकल साउंड। ब्रेकिंग साउंड जिसको हम कह सकते हैं, डिसकंटिन्यूअस इंटरप्ट एक्सप्लोसिव साउंड व्हेन कैन बी क्रॉसेस और फाइन, ठीक है, क्रैकल साउंड नॉर्मल भी हो सकती है और बाकी ये सब। नेक्स्ट आता है प्लूरल लब। प्लूरल लब क्या होता है दोस्तों,
प्लूरल रब होता है कि जैसे मान लीजिए पॉलीथीन के अंदर, कोई पॉलीथीन है उसके अंदर हमने जेल भर दिया और कोई चीज रगड़ रहे हैं, उसको बोलते हैं प्लूरल फ्रिक्शन रब बोलते हैं या प्लूरल रब भी बोलते हैं। ये बेसिकली जो है वो किसमें सुनाई देती है, जब हमारे पास में प्लूरल फ्लूइड में जो है वो डेफिशिएंसी आ जाए या प्लूरल सरफेस में जो है वो इन्फ्लामेशन हो जाए, जिसकी क्या जैसे क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो प्लूरल फ्लूइड है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, यहां पे जो है वो बिल्कुल स्मूथली जो है वो एक्सचेंज में हेल्प करता है, लंग्स जो है वो सिकुड़ते हैं फैलते हैं तो आराम से काम करता है। लेकिन अगर उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए तो जैसे कोई चीज को रगड़ते नहीं है, रब करते हैं, वो साउंड होती है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल रब। डिसकंटिन्यूअस ग्रेटिंग साउंड क्रैकल हर्ड व्हेन ब्रीदिंग यूजुअली इन द इन्फ्लामेशन ऑफ द प्लूरल सरफेस। प्लूरल नाम आ गया, प्लूरल में कोई चीज की प्रॉब्लम आती है उसको हम बोलते हैं प्लूरल रब। नेक्स्ट आता है दोस्तों कोशुमल रेस्पिरेशन। कोशुमल रेस्पिरेशन क्या होता है, कोशुमल रेस्पिरेशन और चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, इन दोनों को जो है वो आप अच्छी तरीके से समझो। कोशुमल रेस्पिरेशन में क्या होता है दोस्तों, ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो डेप्थ होता है और डिफिकल्ट होता है। ये बेसिकली जो है वो आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस में देखने को मिलेगा, किसमें, जैसे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, या कोई पर्सन लंबे समय तक जो है वो रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहा, यूं मान के चलिए कि किसी पर्सन का जो है वो गला घोंट दिया, अब उसको सांस नहीं मिल रहा है, जैसे वो छोड़ेंगे तो उसके बाद जो सांस लेगा, ये जो सांस होती है उसको हम बोलते हैं कोशुमल रेस्पिरेशन। अब याद रह जाएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट इसको लगा लीजिए दोनों को, ठीक है। बाकी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो डीप होता है, करेक्टर बाय डीप, रैपिड ब्रीदिंग दे डिफिकल्टी और लेबर्ड। रैपिड होता है, डीप होता है, बहुत गहरी गहरी सांसें होती है। अब आप नहीं भूलोगे मेरे ख्याल से। ये बेसिकली जो है वो किसमें देखने को मिलता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया मेटाबॉलिक एसिडोसिस में कौन सा रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, या डेफिनेशन देखे कि डीप और रैपिड ब्रीदिंग जो है वो किसमें देखने को मिलती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में मिलती है। क्लियर है। और लास्ट आता था हमारे पास में चेन स्ट्रोक रेस्पिरेशन। चेन स्ट्रोक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न होता है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ब्रीदिंग ग्रेजुअली जो है इंक्रीज होती है, ठीक है, इंक्रीज होती है, देन उसके बाद डिक्रीज होती है और बीच बीच में जो है, ठीक है, यानी कि बीच में जो है वो एपनिया वाली कंडीशन भी आपको जो है वो देखने को मिलती है, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग जो है वो इनहेल को होते हैं, इंक्रीज होती है, देन डिक्रीज होती है और फिर जो है वो सडनली एपनिया की कंडीशन आ जाती है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन। यूं मान के चलो, ठीक है, कि ये लो, ठीक है, इंक्रीज रेस्पिरेशन हो रहा फिर सडनली डिक्रीज, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। या इसका और अच्छे से पैटर्न बनाए तो हमारे पास में जो है वो पैटर्न बन जाएगा, ये रेस्पिरेशन पैटर्न है, ठीक है। ये इंक्रीज रेस्पिरेशन हुआ, फिर सडनली डिक्रीज हुआ, फिर एपनिया हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर एपनिया हुआ। ये हो गया हमारे पास में चाइनीज रेस्पिरेशन। पहले इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर सडनली पोज की कंडीशन आ जाती है, एपनिया की कंडीशन आ जाती है। क्लियर है दोस्तों। तो आज की क्लास जो है वो यहीं खत्म होती है। लगा था छोटा टॉपिक, लेकिन बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमने गेन कर ली। टॉपिक कैसा लगा, कैसा आपको पढ़ना है, कमेंट जो है वो जरूर कीजिए, ठीक है, ताकि कंटिन्यू हम इसको जो है वो मेंटेन कर सके। और वो टॉपिक बताइए जो आपको जो है वो पढ़ना है। क्लास के बारे में भी जरूर बताइए, क्लास भले चाहे छोटी हो लेकिन इंपॉर्टेंट कितनी है ये जो है वो मायने रखता है। इसी के साथ थैंक यू सो मच।